हेलो बच्चों, मैं ममता जैन इकोनॉमिक्स क्लास 9th में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन 9th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे और उसमें अपना एक लेसन लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। उस लेसन का नाम था पालमपुर गांव की कहानी। और पालमपुर गांव की कहानी के अंदर अपन ने पूरे पालमपुर के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर खेती बाड़ी कैसी है, वहाँ पर लोग किस किस वर्ग के हैं और उनका जीवन यापन किस प्रकार करते हैं। और साथ में हमने देखा था कि उत्पादन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के अपन ने कौन कौन से साधन देखे थे? 4 साधन देखे थे। पहला भूमि या जमीन जिसको कहते हैं, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा होता है उद्यमी। तो बच्चों, लास्ट लेसन के अंदर अपन ने भूमि, पूंजी और श्रम इन तीनों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ लिया है। अब जो उसका उत्पादन का जो चौथा साधन है जिसको अपन कहते हैं उद्यमी, या जिसको अपन ने कहा था मानव पूंजी या मानव स्वयं, उन सब की बात अपन आज करेंगे संसाधन के रूप में लो, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स। आ रही बात मेरी समझ में? आज हम अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का क्या नाम है? संसाधन के रूप में लो। क्यों? क्योंकि हमने जो उत्पादन के 4 में से 3 साधन का अध्ययन तो पालमपुर गांव की कहानी में कर लिया है, और जो चौथा साधन रह गया था जिसको कहते हैं उद्यमी या मानव पूंजी, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि उत्पादन, जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है या कोई भी कार्य करना है तो हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें कोई एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जहाँ पर हम खेती कर सकें या बिल्डिंग बना सकें, फैक्ट्री बना सकें, दुकान ले सकें। नंबर 2, हमें श्रमिक चाहिए, श्रमिक जिससे हम काम करवा सकें। और तीसरा चाहिए हमको पूंजी यानी कैपिटल, यानी पैसा चाहिए। लेकिन इन सब का मैनेजमेंट करने के लिए, इन सब का यूज़ करने के लिए मानव चाहिए। तो बिना मानव के ये तीनों संसाधन बिल्कुल फेल है। आपके पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, बहुत सारे लेबर भी हैं और पैसा भी है, लेकिन जब तक मानव उनको क्रियान्वित रूप नहीं देगा, जब तक कोई उद्यमी आगे बढ़कर इनका मैनेजमेंट नहीं करेगा, तब तक ये उत्पादन के तीनों साधन बिल्कुल निष्क्रिय है। इसलिए आज अपन पढ़ेंगे कि संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं। अब इसको आप एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लिए कि लोग यानी मानव या मनुष्य। अब मानव को अपन 2 तरह से देख सकते हैं, मानव या हमारी जिम्मेदारी है या परिसंपत्ति। कैसे? जैसे हमारे देश के अंदर जनसंख्या बहुत अधिक है बच्चों, कहा जाता है ना कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अपना 2nd नंबर है, अपने से ऊपर चीन है। तो हमारे जो इतने सारे लोग हैं, तो सरकार के ऊपर उन सबकी जिम्मेदारी है ना? सरकार के ऊपर इन सबकी लाइबिलिटीज है। क्यों? इन सबको खाना देना, पीना देना, शिक्षा देना, रहने के लिए जगह देना, उन सबको नौकरियां दिलाना, मतलब एम्प्लॉयमेंट, और साथ में उनको चिकित्सा सुविधा देना। तो लोग क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है, लाइबिलिटीज है। लेकिन यदि उन्हीं लोगों के ऊपर निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, उन्हें अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई दी जाए, उन्हें कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाए, ट्रेनिंग दी जाए, और उनको यदि बीमार होने पर एक अच्छी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, तो जो लाइबिलिटीज है वही असेट बन जाएगा, वही परिसंपत्ति बन जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? कि लोग हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे जो लोग हैं वो लाइबिलिटीज हो सकते हैं, जिम्मेदारी हो सकते हैं तब तक जब तक वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया है और वो बीमार है। लेकिन यदि उन्हीं लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उन्हें अलग अलग कार्य का प्रशिक्षण दे दिया जाए और बीमार होने पर उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, तो वो क्या बन जाते हैं बच्चों? असेट या परिसंपत्ति बन जाते हैं। और जब ये परिसंपत्ति बन जाते हैं तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के अंदर अपना हिस्सा देते हैं, और इस प्रकार देश की जीडीपी है ना, घरेलू कहते हैं ना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करते हैं। आ रहा है आपको समझ में? तो यही हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि जो भी उत्पादन करना है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है देश में, उन सबको के लिए 4 साधन चाहिए। और भूमि, पूंजी और श्रम तब तक निष्क्रिय है जब तक मानव स्वयं उसके अंदर कूद नहीं पड़ता है, मानव अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाता है। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, बहुत सारा कार्य कर सकती है, लेकिन वो मशीन खराब है, चलती नहीं है, उसको बहुत सारा काम मांग रही है, तो वो हमारी लाइबिलिटीज बन गई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अपन को क्या करना पड़ रहा है? खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन यदि ये बिल्कुल सही हो, ये बहुत अच्छे से चलती हो, इसको ठीक कर दिया गया, तो इससे हमारा कई सारा उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा
तो इससे हम पूंजी उत्पन्न करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, परिसंपत्ति बन गई, हमारे लिए असेट बन गया। आ रही बात समझ में? असेट या परिसंपत्ति वो होती है कि जिसमें अपन निवेश करें, जिसके अंदर अपन पैसा लगाएं तो और अधिक पूंजी का निर्माण हो। तो उत्पादन के सभी साधन ये ऐसे ही तो होते हैं कि अपने पास भूमि है, पूंजी है और श्रम है। जब अपने पास भूमि भी है, उसमें श्रमिक लगा दिया, और जब उसके अंदर अपन पूंजी लगाते हैं, यदि आपने किसी बिजनेस में 10,000 लगाया है तो आपको क्या होता है, उसमें 10,000 का और प्रॉफिट हो जाता है, 20,000 का प्रॉफिट होता है, तो 10 तो आपके वो खत्म हो गए, तो फाइनली आपको क्या हो गया 20। जैसे इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से चलाती हूँ। आपने यहाँ पर एक बिल्डिंग बना ली है ना, जमीन ले ली और 10 लाख का इसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है। क्या किया है, इन्वेस्ट किया या खर्चा किया है, और आपका जो आउटपुट मिल रहा है आपको 20 लाख रुपये। कितना मिल रहा है, 20 लाख रुपये। ये 10 लाख तो आपने इन्वेस्ट किया था और आपको मिला कितना है, अभी आउटपुट कहते हैं जिसको, वो मिला है 20 लाख। तो 20 में से 10 लाख तो आपके ये हो गए, तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट वो होता है जिससे हमको और अधिक लाभ होता है, यानी जिससे भविष्य में लाभ की आशा की जाती है, उसको अपन निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हम भौतिक पूंजी में इन्वेस्टमेंट के तो कई सारे उदाहरण जानते हैं, है ना। आपके हमारे सबके दैनिक जीवन के अंदर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि हम किस प्रकार भौतिक पूंजी को लगाते हैं। जैसे हरित क्रांति का एग्जाम्पल ले लीजिए। हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था, खाद, बीज, HYV हाई यील्ड वैरायटी का जो सीड्स थे, बीज थे, उन सब के ऊपर हमारी सरकार ने हमारे देश के अंदर बहुत सारा व्यय किया। व्यय मतलब निवेश या इन्वेस्टमेंट में इसलिए कहूँगी, क्योंकि इससे हमको आशा थी कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो हमको क्या होगा, देश के अंदर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और GDP बढ़ेगा। GDP बढ़ेगा तो देश अधिक समृद्ध होगा और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो हम भौतिक पूंजी के अंदर इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि उत्पादन बढ़े और अल्टीमेटली हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़े। तो आज हम उस भौतिक पूंजी की बात नहीं कर रहे, आज हम मानव पूंजी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, मानव पूंजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से भविष्य के अंदर वो हमारे मानव जो कि कभी जिम्मेदारी थे वो परिसंपत्ति बन जाते हैं और उससे फिर उत्पादन होता है। इस प्रकार मानव उत्पादक बन जाता है जिससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। लेकिन कैसे, उसके लिए 3 चीजें उसमें प्लस करनी पड़ती है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं। जब हम मानव के अंदर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं का सम्मिश्रण कर दे तो वही मानव परिसंपत्ति बन जाता है जिससे और अधिक पूंजी का उत्पादन हो सकता है। इसी प्रकार देश में हमारे जनसंख्या अधिक है, इसकी बात मैं अभी पहले भी कर चुकी हूँ। तो इतनी अधिक जनसंख्या को हम लोग नकारात्मक रूप में लेते हैं, क्यों देश में इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या होगा, कैसे सरकार इन सब की शिक्षा करेगी, कहाँ से इतनी स्कूलें खुलेगी, कहाँ से इनका खाना पीना होगा, कैसे इनके लिए अस्पताल खुलेंगे। तो ये सारी नकारात्मक बातें। लेकिन बच्चों, यदि इन्हीं जनसंख्या को आप अच्छी शिक्षा दे दो, उन्हें अलग अलग कार्य का प्रशिक्षण दे दो और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे दो, तो यही जनसंख्या जो कल तक हमारी लाइबिलिटीज थी, जिम्मेदारी थी, वो आज हमारे लिए परिसंपत्ति या असेट्स बन जाते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जापान है। जापान देश हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर एक बहुत बड़ा द्वीप है। तो जापान के अंदर आपको पता हो तो जब हमारा विश्व युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया था और वो 2 शहर पूरी तरह से खत्म हो गए थे और वर्षों तक वहाँ पर लोग बीमार रहे और पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। और वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी बच्चों हमारे देश की तुलना में बहुत कम है। वहाँ की न तो मिट्टी हमारी तरह उपजाऊ है, न बारिश हमारी तरह होती है, प्लस वहाँ पर जो भूकंप, ज्वालामुखी जिसको कह सकते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जापान विकसित देशों में आता है। क्योंकि उन्होंने सारा जो अपना ध्यान है वो कहाँ पर लगाया है, मानव पूंजी पे लगाया है। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो वो प्राकृतिक संसाधन तो क्या करते हैं, अन्य देशों से मंगवा लेते हैं और अपनी सारी पूंजी कहाँ लगा रहे हैं, सारा ध्यान कहाँ लगा दिया, उन्होंने मानव के ऊपर लगा रहा है। मानव को एजुकेशन कर रहे हैं, मनुष्यों को पढ़ा रहे हैं, मनुष्यों को अच्छे प्रशिक्षण दे रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है जिससे वो मानव पूंजी एक अच्छी जो लाइबिलिटीज थी कभी सरकार की, अब वो असेट बन कर के आ रही है, परिसंपत्ति बन के आ रही है और उससे और अधिक उनको संपत्ति
अर्जन करें, क्योंकि परिसंपत्ति असेट्स किसको कहते हैं, जिससे हमको भविष्य के अंदर और अधिक पूंजी उत्पन्न की जा सके। तो जापान के अंदर इसीलिए जापान आज विकसित देशों में आ गया है, जबकि उनकी स्थिति हमसे कई सारी प्रतिकूल है, लेकिन क्योंकि उनके मनुष्य को उन्होंने प्रशिक्षित किया है, मनुष्य को शिक्षित किया है, तो मानव वो परिसंपत्ति बन गया है और उससे और अधिक पूंजी का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार हमारे देश में देखें कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर पिछले कुछ वर्षों से हमारे जो सरकार में बहुत अधिक उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट करने से भौतिक पूंजी की अपेक्षा मानव पूंजी के ऊपर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट होता है और इससे मानव को बहुत अधिक शिक्षित किया जा रहा है, उसे बहुत अधिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज मानव उभर करके आया है। और आज मेरी बात यदि आप सुन रहे हो तो इसका श्रेय किसको जाता है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी को जाता है। यही वजह है कि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर मानव पूंजी के ऊपर निवेश किया है, तो इसका बहुत अच्छा फल हमारे देश को मिल रहा है और हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके पास सोने की खान है, यानी एक खदान है इसके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है, लेकिन वो सोने की खदान तब तक कोई काम की नहीं है जब तक इसके ऊपर मानव पूंजी कोई कार्य न करे। कहीं भी किसी भी तरह की खनिज की खदानें हैं, बड़े बड़े खेत पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पड़ी है, बड़े बड़े मशीन हैं, बहुत सारे औजार हैं, वो तब तक कुछ भी काम के नहीं है जब तक उसके ऊपर मानव कार्य न करे। तो मानव पूंजी महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी संसाधनों में सबसे बड़ा संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, मानव स्वयं। तो मनुष्य एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मानव संसाधन है तभी इन संसाधनों को अपन उपयोग में ले पा रहे। अब बच्चों आपकी बुक के अंदर एक कहानी दे रखी है, एक सकल नाम का लड़का है, एक विलास नाम का लड़का है। विलास 11 साल का है और सकल 12 साल का है। दोनों ही बच्चे गरीब खेतीहर मजदूर के बेटे हैं और दोनों की उम्र भी लगभग है। अब मैं दोनों की अलग अलग कहानी बताऊंगी कि जो सकल है उसके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और माताजी जो घर का काम करती है। पिता का नाम बूटा है, माता का नाम शीला है। एक गरीब परिवार का बच्चा है और इसके 2 भाई हैं, जीतू और हितू। तो जो सकल है वो क्या है, बड़ा ही टैलेंटेड लड़का है, अपने पिता की खेती बाड़ी के कार्य में मदद करता है, माँ के घर के कार्य में मदद करता है और अपने दोनों छोटे भाइयों की भी देखरेख करता है। लेकिन और एक उसके चाचा है जो 10वीं मैट्रिक पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। ये एक सकल के घर की कहानी है। अब सकल के माँ बाप की ये इच्छा है कि सकल को अच्छे से पढ़ा लिखाया जाए और सकल खुद भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है। देखो माँ बाप तो सबके चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, लेकिन यहाँ पर सकल खुद भी पढ़ना चाहता है और इसके माँ बाप सकल का किसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। सकल भी पढ़ता है और माँ बाप भी मेहनत मजूरी करके उस लड़के को पढ़ाते हैं। सकल बड़ा होता जाता है, अच्छे से पढ़ता लिखता है और उसको इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है एक बड़ी कंपनी के अंदर। उस बड़ी कंपनी में वो मन लगाकर काम करता है और कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना देता है, तो कंपनी उसका प्रमोशन कर देती है। और आज जबकि वो लगभग भी 25 साल का हो गया है, उसके पास घर गाड़ी सब कुछ है, उसके अपने बच्चे हैं जिनको वह एक अच्छे स्कूल में भेज रहा है, उसके माँ बाप भी अच्छे से रह रहे हैं और एक खुशहाल परिवार चल रहा है। इसका स्माइली फेस मैंने बनाया है। तो सकल बहुत खुश है, उसका परिवार संतुष्ट है और देश के अंदर उसने बहुत अधिक योगदान दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक इंजीनियर बन गया है और उसने एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कंपनी को बहुत अधिक फायदा दे रहा है। इस प्रकार देश की राष्ट्रीय आय में उसने अपना योगदान दिया है। तो बचपन में उसने पढ़ाई करी, साथ में उसके माँ बाप ने भी उसको पढ़ाने के लिए अपने एफर्ट लगाए, तो आज वो एक वेल टू डू हो गया। अब कहानी अपन विलास की लेते हैं। विलास 11 साल का लड़का है, बिल्कुल रो रहा है, शक्ल उतरी हुई है। इसके भी माँ बाप हैं, उसके पिताजी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन किस्मत इसकी खराब थी कि इसके पिताजी जब ये 2-2.5 वर्ष का था पिताजी की मृत्यु हो जाती है और अब माँ मछली पकड़ने का कार्य करती है। अब माँ भी कोई खास स्वस्थ नहीं थी और विलास की भी पढ़ाई के अंदर कोई रुचि नहीं थी और वो स्वस्थ भी नहीं था, वो बीमार भी था। ऐसे हालात के अंदर उसने क्या करा, उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं था, तो उसने पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी और माँ का जो मछली पकड़ने का कार्य था उसके अंदर ही वो भी लगता गया। धीरे धीरे क्योंकि स्थिति बहुत गरीब थी, माँ की भी मृत्यु हो गई और वो भी थोड़ा बीमार तो था ही सही। और आज जब वो 25-30 वर्ष का व्यक्ति है, तो आज भी वो क्या कर रहा है, सिर्फ मछलियाँ पकड़ रहा है। तो आज उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, माँ बाप गुजर चुके हैं,
वही झोपड़ी के अंदर रह रहा है, उसका विवाह हो गया है और उसके बच्चे भी वैसे ही बिल्कुल गरीब हालत में रह रहे हैं। तो बच्चों ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, जैसे पालमपुर गांव की कहानी भी एक काल्पनिक थी, तो ये भी एक काल्पनिक कहानी है। तो इसके द्वारा हमको ये लेसन के अंदर क्या बताया जा रहा है, इस लेसन के अंदर हमको ये बताया जा रहा है कि दोनों ही लड़के थे, दोनों की उम्र समान थी, दोनों ही मानव पूंजी थे और प्रारंभ के अंदर दोनों ही लाइबिलिटीज थे। किसकी लाइबिलिटीज थे? उनके माँ बाप की, है ना, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी थे। लेकिन सकल के माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया, सकल को एजुकेशन दिया, ट्रेनिंग दी, है ना, उसको स्वास्थ्य का ध्यान रखा, तो आज वो असेट बन गया, उनके लिए परिसंपत्ति बन गया और उनको कमा के दे रहा है, उनका जीवन अच्छा चल रहा है और साथ में देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। लेकिन विलास क्या है, वो भी उसके माँ बाप की लाइबिलिटीज था, लेकिन उसके माँ बाप ने वो जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाया और परिस्थितियों ने भी उसका साथ नहीं दिया और सबसे बड़ी गलती, उसने स्वयं भी पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो तब कल भी वो जिम्मेदारी थी देश की, परिवार की, और आज भी कोई वो अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा है, आज भी वो लाइबिलिटीज ही बना हुआ है। अर्थात उसके पास कोई वो खुद असेट नहीं बन पाया, क्योंकि न तो वो शिक्षित था, न उसके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, न उसने कोई ट्रेनिंग ले रखी थी। तो बच्चों, इस पूरे लेसन के, इस पूरे वीडियो के द्वारा हमने यही जाना है कि मनुष्य जो एक समय के अंदर लाइबिलिटीज या जिम्मेदारी होता है, यदि उसको शिक्षा दे दी जाए, उसको प्रशिक्षित किया जाए और उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाए, तो वो असेट बन जाता है, परिसंपत्ति बन जाता है और वो अपना तो कल्याण करता है, ये समाज और परिवार का भी कल्याण करता है और साथ में देश के राष्ट्रीय आय में भी अपना योगदान देता है और इस प्रकार पूंजी निर्माण में सहयोग करता है और उत्पादक की तरह कार्य करता है। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है। आज हमने अच्छे से देख लिया कि मानव संसाधन के रूप में किस प्रकार से। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम अगली बातों के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।